नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल, जहां मैं आप सभी को क्लास 10th की साइंस पढ़ा रहा और साइंस के अंतर्गत मैंने आपके जो रसायन विज्ञान के 4 चैप्टर थे उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और आपके जो बायो के 4 चैप्टर थे उसको भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद मैंने आपकी फिजिक्स की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत मैंने आपके फिजिक्स के एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स के वेटेज रखता है, इसीलिए मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की शुरुआत की। और इसके बाद जो विद्युत से रिलेटेड एक और चैप्टर है विद्युत का प्रभाव, हम उसको देखेंगे और फिर इसके बाद हम प्रकाश और कह सकते हैं कि ह्यूमन आई को पढ़ते हुए आपके फिजिक्स को भी पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, जिसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, साथ में पीवाईक्यू जो आपके होंगे उसको हम कराएंगे। तो इसके साथ ही हम क्या करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत तो मैंने पहले ही कर दी है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो प्रोवाइड कर दिए। ये इसका पार्ट 3 है, जिसके अंतर्गत इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरी है, जितनी भी कॉन्सेप्ट है, सारी चीजों को मैं यहाँ पे आज डिस्कशन कर डालूंगा और उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसको मैं एक और वीडियो के साथ लेके आऊंगा, जिसके बाद क्या होगा, ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बट अगले वीडियो से पहले इस कह सकता हूं कि ये जो वीडियो होगा ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें जब तक आप समझेंगे नहीं कि किस फॉर्मूले पे कौन सा न्यूमेरिकल लगेगा या फिर कहाँ पे किस प्रकार का कॉन्सेप्ट है, तब तक आपको वो क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे। तो आइए इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी है और ये आपका पार्ट 3 है। जैसा कि मैंने आपको प्रतिरोध के बारे में बताया था, जिस प्रकार से होता क्या है, रोड के ऊपर हमारा ब्रेकर बना होता है जो कि क्या करता है, तेज गति से आ रही गाड़ियों को रोकने में मदद करता है। सेम उसी तरीके से प्रतिरोध क्या होता है, ये अगर किसी भी चालक तार में क्या हो, धारा प्रवाहित हो रही तो अगर उसके अंदर प्रतिरोध होता है तो वो क्या करेगा, उस धारा के फ्लो को या फिर कह सकते हैं धारा के स्पीड यानी कि करंट के स्पीड को रोकने का काम करता है। इसीलिए इसको हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं या फिर इसको आप रेजिस्टेंस के नाम से जानते होंगे। तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कुछ इस तरीके से फॉर्मूले आपको बताए थे, जो जो था आपका R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ऐसे मैंने कुछ आपको बताया था। ये मैंने आपको वहां पे क्या फॉर्मूला बताया था, जिसके अंतर्गत हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने प्रतिरोध के बारे में जाना था। यहाँ पे हम जानेंगे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जस्ट एक मिनट रुक जाइए। तो कुछ इस तरीके से मैंने वहां पे प्रतिरोध के बारे में आपको बताया था। आज मैं क्या आपको बताने वाला हूं, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो प्रतिरोध होता है यानी कि चालक तार जो होगा उसके अंदर जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी कि चालक तार के अंदर प्रतिरोध कब ज्यादा होगा, चालक तार के अंदर प्रतिरोध कब कम होगा। तो इन चीजों को हम जानेंगे और आपको याद रखना है कि ये जो यहाँ पे मैंने हेडिंग लगाई है क्या, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ये हर साल आपके एग्जाम में पूछता है। अभी ये पिछली बार भी पूछा गया था। तो हमें क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और हम क्या करेंगे, इस चीजों को समझते हुए तब आगे बढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। होता क्या है कि जो हमारा प्रतिरोध होता है, लिखा गया है यहाँ पे कि निश्चित ताप यानी कि जो टेम्परेचर होता है अगर वो आपका कांस्टेंट हो तो किसी भी चालक तार कह सकते हैं, किसी भी चालक, चालक का मतलब मैंने आपको बताया था कंडक्टर, यानी कि जिसके अंदर क्या हो, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। मैंने चालक के बारे में यानी कि मैंने आपको चालक कुचालक ये सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं। तो अगर कोई चालक है तो उसके अंदर का जो प्रतिरोध होता है वो 4 चीजों पर डिपेंड होता है। वो कौन कौन सा होता है, पहला होता है आपका लंबाई, यानी कि तार की जो लंबाई होती है, हमारा प्रतिरोध तार की लंबाई पर डिपेंड होता है। दूसरा जो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो आपका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। ये होता क्या है मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति का मतलब जैसे तार कई सारे मेटल्स के बन सकते हैं, जैसे आप तांबा का यूज कर लो, आप कॉपर का यूज कर लो। अगर आप ज्यादा कॉस्टली तार लेना चाहते हो आप सिल्वर का भी यूज कर सकते हो, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो ज्यादा महंगा होता है। तो वो क्या होगी, पदार्थ की प्रकृति। और लास्ट आपका होता है
टेम्परेचर पे। तो हमें यहाँ पे क्या, हमें इन सारी चीजों को यहाँ पे आगे आपको लिखे हैं, हम इस चीज को यहीं पे पहले आगे बता देते हैं कि ये किन किन चीजों पर डिपेंड होता है। तो आइए देख लीजिएगा इस चीजों को। पहला मैंने बताया कि पहला जो डिपेंड करता है वो तार की लंबाई पे करेगा, यानी कि उसकी लेंथ पे। दूसरा आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा उस पे ये डिपेंड करता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है पदार्थ की प्रकृति, और चौथा जो आपका होता है वो होता है ताप। यानी कि हमें याद रखना है क्या, सिंपल सा, कि जो हमारा प्रतिरोध होता है, जो आपका रेजिस्टेंस होता है, वो 4 चीजों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा? पहला होता है आपकी लंबाई, यानी कि तार की लंबाई कैसी है। दूसरा होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इससे आप ये चीज, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से ये आप इसकी मीनिंग निकाल सकते हैं कि तार मोटा है या फिर पतला है। तीसरा आपका पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है, और चौथा ताप पर। अब आइए हम एक एक करके, पहले यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, जैसे ये लिखा गया है आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब किसी चालक तार का तापमान निश्चित होता है तो इसको प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा? पहले लिख देंगे लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति और साथ में ताप। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको डिफाइन करते जाएंगे। तो आइए इस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहला मैंने बताया था कि लंबाई, और यहाँ पे आपको लंबाई के बारे में दिखा रहा, क्या लिखा है देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे पहले मैं बता दे रहा, पहला है आपका लंबाई। होता क्या है, क्या लिखा है कि किसी चालक तार, यानी कि जो तार होगा उसका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मतलब आर, वो इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अभी आपको इन चीजों पर ध्यान नहीं देना, मैं जो समझा रहा आप उस चीज को देखिएगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, आपका एक कुछ इस प्रकार से तार है, और इस टाइम आपको ये दिख रहा होगा कि ये काफी मोटा है और इसकी लंबाई L है। हम करते क्या है, इस तार को जब हम पकड़ते हैं और इस तार को पकड़ करके हम खींच के बिल्कुल इसको क्या करें, पतला कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि जब ये तार क्या हो, बिल्कुल पतला हो जाता है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कह सकते हैं कि जो करंट फ्लो होती है, वो आपका इस लंबाई पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पे जैसे ही तार आपका ज्यादा लंबा खींच करके हमने बड़ा कर दिया, याद रखिएगा कि जैसे ही तार आपका बड़ा होता है उसके अंदर की जो कह सकता हूं कि लंबाई बढ़ने से जो उसके अंदर का प्रतिरोध होता है वो भी आपका बढ़ जाता है। और प्रतिरोध करता क्या है, अगर प्रतिरोध किसी चालक तार के अंदर ज्यादा होता है तो वो क्या करेगा, उसके अंदर की करंट को, यानी कि जो कह सकता हूं कि धारा होती है, उसको वो कम करता है। यानी कोई तार है, उसके अंदर प्रतिरोध पावर ज्यादा है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो उसके अंदर जो धारा होगी, जो करंट होगी, वो कम फ्लो करेगी। तो होता क्या है, तार को जब हम खींच करके पतला कर देते हैं, यानी लंबा कर देते हैं, लंबाई ज्यादा हो गई, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो भी ज्यादा हो जाएगा। अगर तार छोटा है, यानी कि उसके अंदर का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। तो आपने अनुक्रमानुपाती के बारे में सुना होगा, अनुक्रमानुपाती का साइन आपने देखा होगा, यानी कि जो आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन कुछ इस तरीके से होता है, इसके बारे में आपने पहले देखा होगा। तो होता क्या है, यहाँ पे सिंपल सा लिखते क्या है कि मतलब जो तार है, तार के अंदर का जो प्रतिरोध है वो तार की लंबाई यानी L पे क्या होता है, डिपेंड होता है, और वो उनके बीच का कैसा साइन होता है, वो होता है आपका अनुक्रमानुपाती। यानी कि हम कह सकते हैं ऐसे कुछ इस प्रकार से। ये आपका हो गया कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि रेजिस्टेंस और प्रोपोर्शनल टू किसके, लेंथ के बराबर। इसका मतलब क्या होगा कि अगर जब आपका ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी या फिर जब आपका ये लंबाई बढ़ेगा, तो यहाँ पे इसी लंबाई बढ़ने की वजह से आपका यहाँ पे प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, और जब आपका यहाँ पे लंबाई क्या हो, घट जाए, तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घट जाएगा। तो आपको याद रखना है कि प्रतिरोध चार चीजों पे डिपेंड करता है। कौन कौन से? पहला होता है लंबाई, दूसरा होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तीसरा होता है आपका कह सकते हैं कि पदार्थ की प्रकृति, और चौथा होता है टेम्परेचर पे यानी ताप पे।
ये पहला होता है लंबाई, यानी कि जब तार होता है उसकी लंबाई को हम या फिर कह सकते हैं कि अगर तार की लंबाई बहुत ज्यादा है तो उसके अंदर क्या होता है, प्रतिरोध ज्यादा पाया जाएगा। अगर तार की लंबाई कम है तो वहां पे जो प्रतिरोध होगा वो भी काफी कम पाया जाएगा। अगर प्रतिरोध ज्यादा हुआ तार के अंदर तो होता क्या है, उससे धारा जो हमारी होती है वो कम फ्लो करती है, और प्रतिरोध कम हुआ तो हमारा जो करंट होगा वो तेजी के साथ फ्लो होगा। तो ये सारी चीजें मैंने पहले बताई। पहला मैंने यहाँ पे कारक आपको बता दिया कि जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वो किस पे डिपेंड होता है, आपकी लंबाई पे। कैसे, मैंने बता दिया कि अगर लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध भी ज्यादा, और लंबाई कम होगी तो आपका प्रतिरोध भी कम होगा। अब यहाँ पे अगला जो है वो होता है वो होता है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या होता है, इस चीज को पहले समझ लेते हैं, फिर हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या कह रहा है इसके अंदर। सबसे पहले होता क्या, एक तार होता है, तार के अंदर आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा कि कटा हुआ भाग होता है। मान लीजिए ये आपका तार है, और तार है तो इसका ये जो कटा हुआ वाला भाग है ये क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी जहां पे ये कटा हुआ वाला पार्ट हमें मिलता है इसी को हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। और क्षेत्रफल है तो इसका कुछ न कुछ तो एरिया होगा। तो याद रखिएगा कि जब इसका एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा का मतलब जब तार हमारा क्या हो, मोटा हो। एरिया ज्यादा होने का मतलब यही हुआ कि तार कैसा हो, हमारा मोटा हो। तो उस टाइम क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है वो होता है आपका कम। यानी कि वहां पे लंबाई ज्यादा थी तो प्रतिरोध ज्यादा था। यहाँ पे क्या होगा कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर यानी कि उसकी चौड़ाई ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पे प्रतिरोध आपका कम होगा, और अगर उसकी मोटाई कम है यानी चालक तार जो है वो उसकी चौड़ाई कम है तो वहां पे प्रतिरोध ज्यादा होगा। और आपने एक और यहाँ पे नाम सुना होगा इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। अनुक्रमानुपाती का बिल्कुल अपोजिट होता है। वहां पे क्या होता है, आपका जब एक क्वांटिटी बढ़ता है तो साथ में दूसरी वाली भी क्वांटिटी बढ़ती है। वो एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी आपका कम होगा। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन यानी व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है कि एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी वाली घटेगी, और दूसरी वाली बढ़ेगी तो पहली वाली घटेगी। तो हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं। पहले लिखा क्या है, इस चीज को आप यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा गया है, देखिए ध्यान से। बोला कि किसी भी चालक तार का, यानी कि चालक तार के अंदर ही हम सारी चीजें देख रहे हैं, का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड होता है। ये मैंने अभी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको मैंने क्या मान लिया, मैं इसको ए मान लेता हूं। तो होता क्या है, बोला कि अनुक्रमानुपाती होता है। ये सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया है, इस चीज को देख लीजिएगा ध्यान से, इसको मैं सही कर देता हूं। यहाँ पे आपका व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या लिखा है कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। तो कैसे लिखेंगे इस चीज को, बिल्कुल सेम वैसे ही आर, और फिर यहाँ पे इसी सेम वैसा ही साइन बनाना है, और यहाँ हमें 1/a कर देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग, यानी कि जब एरिया हमारा ज्यादा होगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका कम होगा, और जब एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा। तो और क्या लिखा है यहाँ पे, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इससे बन जाते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कर दिया। क्या लिखा गया है, मोटे तार का प्रतिरोध आपका कम होता है। मोटे तार का मतलब इसकी चौड़ाई ज्यादा होगी तो वहां पे प्रतिरोध आपका कैसा होगा, कम होगा। और पतला तार है यानी कि उसका क्षेत्रफल कम है तो वहां पे आपका जो प्रतिरोध है वो आपका ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे पहला मैंने लंबाई के बारे में बताया कि लंबाई जो होता है उसकी अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि जब हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, लंबाई को घटाएंगे तो क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस भी घटाएंगे जब तो कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा बिल्कुल उल्टा होता है, जब हम लोग तार आपका मोटा होगा यानी कि उसका एरिया ज्यादा होगा तो वहां पे रेजिस्टेंस
कम होगा, और जब आपका एरिया कम होगा यानी कि तार पतला होगा तो आपका रेजिस्टेंस वहां पे ज्यादा होगा। कुछ इस प्रकार से इसके साइन को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। दो कारकों के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया। अब बचे आपके दो और कारक, तो है क्या, आइए इस चीज को भी देख लीजिए, फिर इसके बाद ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा कि जो प्रकृति है यानी कि प्रतिरोध किन किन चीजों पर, किन किन फैक्टरों पे आपका डिपेंड होता है। तो लिखा क्या है, यदि समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तारों को भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाए तो दोनों चालक तारकों का प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होगा। क्या कह रहा, देखिएगा ध्यान से। मैं कह रहा कि यहाँ पे आपको एक ऐसा तार लेना है कुछ इस तरीके से, जो कि आपका मान लीजिए किस चीज का है, कॉपर का है, और दूसरा आपका क्या होगा, मान लीजिए कि सिल्वर का तो तार होगा ना, लेते नहीं है लोग ज्यादा क्योंकि ये कॉस्टली होता है, लेकिन मैं यहाँ पे बस समझाने के लिए बता देता हूँ। एक हो गया आपका कॉपर का, दूसरा हो गया सिल्वर का। होता क्या है, दोनों की लंबाई यहाँ पे सेम होनी चाहिए। मान लीजिए कि मैं दोनों की लंबाई सेम ले लेता हूँ, और दोनों का जो मोटापन है, या फिर कह सकता हूँ ये जितना पहला चौड़ा है उतना ही दूसरा भी चौड़ा है। होता क्या है, ये अलग पदार्थ से मिलके बना है, यानी कि ये कॉपर का बना है, नीचे वाला सिल्वर का बना है। तो होता क्या है, ये कह सकता हूं कि ज्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ज्यादा तेजी के साथ फ्लो होगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर का प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है, और जब प्रतिरोध कम होगा आपका तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा तेजी के साथ फ्लो होगी। जबकि कॉपर का इसके अपेक्षा क्या होता है, इसके अंदर आपका प्रतिरोध ज्यादा होता है। क्यों, तभी इसके अंदर आपका जो होता है इलेक्ट्रिसिटी वो काफी मतलब इसकी अपेक्षा थोड़ा कम तेजी के साथ फ्लो होगी, यानी इसके अंदर प्रतिरोध कम होने के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो ज्यादा तेजी के साथ फ्लो करेगा। जबकि इसके अंदर इसकी पदार्थ की प्रकृति कुछ इस प्रकार से है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस इसकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा पाया जाएगा, तो वहां पे आपका करंट थोड़ा इसकी अपेक्षा कह सकता हूं कि कम तेजी के साथ फ्लो करेगा। तो वही है कि यहाँ पे हम पदार्थ की प्रकृति के बारे में जाने कि अगर इस चीज का अगर तार बना है तो कुछ और वहां पे कुछ मतलब कह सकता हूँ करंट ज्यादा तेजी के साथ फ्लो होगा, और यहाँ पे थोड़ा इसकी अपेक्षा कम होगा। तो वही चीजें यहाँ पे आपकी लिखी गई हैं। क्या लिखी हैं एक बार देखिएगा ध्यान से, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। लिखा क्या है कि किसी चालक यदि समान लंबाई, मैंने दोनों को बताया कि सिल्वर और कॉपर दोनों में लेने पे उनकी क्या करें, हम यहाँ पे लंबाई को सेम कर दें, और जो उनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी चौड़ाई और मोटाई कह सकते हैं वो भी क्या हो, भिन्न भिन्न पदार्थों को बना हुआ, यानी कि एक कॉपर का बना था, दूसरा आपका सिल्वर का। तो दोनों चालक तारों का प्रतिरोध कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। मैंने अभी बताया कि सिल्वर का आपका कम होगा, जबकि कह सकता हूं कि कॉपर का आपका ज्यादा होगा। अगला है कि जो चौथा आपका है, चौथा कारक वो क्या है, ताप। या बोला किसी चालक तार का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो याद रखिएगा इस चीजों को कि चौथा कारक हो गया आपका ताप, तीसरा हो गया आपका पदार्थ की प्रकृति, इसके अलावा लंबाई, और साथ ही साथ आपको याद रखनी है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, वो किन किन चीजों पे डिपेंड होता है। पहला आपका लंबाई पे, दूसरा यानी कि जब लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी अपने आप बढ़ जाता है। किसके लंबाई को बढ़ाएंगे, तार की लंबाई को, और घटाएंगे जब तो उसका प्रतिरोध भी आपका कम हो जाता है। और अगर बात करें हम किस चीज की, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का, तो ये बिल्कुल अपोजिट होता है। मैंने यहाँ पे पहला जो बताया था वो R, यहाँ पे L लिखा था, और साथ में यहाँ पे R इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका ये क्या हो जाता है, A। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ये आपसे पूछा जाता है, तो आपको एग्जाम में जब आएगा तो कुछ इसी प्रकार से लिख देना होगा। अब अगला जो टॉपिक है वो आपका क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी पिछली बार भी ये भी पूछा गया था कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर कह सकते हैं रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो होता क्या है, आइए इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। होता क्या है, आइए देखिएगा ध्यान से। हम क्या जानते हैं, देखिएगा, हम जानते हैं कि जो आपका प्रतिरोध होता है यानी कि R जो होता है वो लंबाई की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जब लंबाई बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, यहाँ पे प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अभी मैंने पीछे ही पढ़ा कि जो प्रभावित करने वाले कारक थे उसके बारे में। और जो कह सकता हूं कि जो आपका एरिया होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, यानी कुछ इस तरीके से
वो इसके व्युत्क्रमानुपाती यानी इसके क्या होगा, उल्टा होगा। यानी कि एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस हमारा कम होगा, और जब एरिया कह सकता हूं कम होगा तो रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। पहले मैं ये बता रहा कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को एक दूसरे के साथ क्या करें, जोड़ देंगे। तो होता क्या है, देखिएगा ध्यान से, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर होगा क्या, इसका जो बायां पक्ष है वो एक साथ और दायां पक्ष एक साथ हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिएगा ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा R, और ऐसे यल आपका यहाँ था, और यहाँ पे अगर मैं ऐसे कुछ लिखना चाहूँ 1/E, तो होता क्या है, ये इसके नीचे चला आता है। तो इसी चीज को मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख दे रहा, देखिएगा ध्यान से, कुछ इस तरीके से ऐसे हो जाता। और हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि जब भी हम फिजिक्स के अंदर ये प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आता है, यानी बराबर आ जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है आपका, वहां पे एक कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे भी आपका एक कांस्टेंट आएगा, वो क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे, होगा क्या, आपको एक यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, और एक कांस्टेंट आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से आता है। और यहाँ पे जो आपका L है और अपाने, इसको तो हम सेम का सेम लिख देते हैं। यहाँ पे जो आपका ये दिख रहा ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रो, इसको हम कहते हैं रो, पढ़ते हैं हम इसको रो, याद रखिएगा इस चीज को हम लोग रो कहते हैं। और यही क्या है, यही है आपका विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। और हम करेंगे क्या, इस चीज को यहीं रहने देंगे कुछ इस तरीके से, इज इक्वल टू आपका ए को हम इधर ले जाते हैं, यानी कि R और मल्टीप्लाई ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा L। ये क्या हो गया आपका, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला हो गया। तो हमें याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, पूछता है। तो क्या हुआ, हमने किया क्या, सबसे पहले हम जो चीजें जानते थे तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि हम जानते हैं किस प्रकार से, आपको थोड़ा एग्जाम में अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, कैसे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, यानी कि इसके अनुक्रमानुपाती होता है। साथ ही में आप क्या जानते हो कि ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब हम इनको एक दूसरे के साथ किए तो कुछ इस प्रकार से बन गया। और यहाँ पे जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो वहां पे आपका इक्वल टू आ जाता है, साथ में आपको एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम लोग यहाँ पे रो के नाम से जानते हैं, जो इसका साइन कुछ इस प्रकार से था। और यही रो क्या होता है आपका, यही होता है आपका, कह सकता हूं विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर आपका क्या, प्रतिरोधकता या फिर रेजिस्टिविटी। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। लेकिन हम इसके डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे, आइए इस चीज को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आपने फॉर्मूला क्या पाया, आपने फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से पाया कि रो इज इक्वल टू आर ए अपान का एल, ये आपने देख लिया। अब होता क्या, अगर आप ही मान लीजिए या फिर आप ही बताइएगा कि जब यहाँ पे हम एरिया, आपका एरिया जो होता है वो आपका किस में हो सकता है, मीटर स्क्वायर में हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो सकता है, ये सारी चीजें। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे जब हम एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, और जो आपकी लंबाई होती है वो क्या करें, हम 1 मीटर ले लें। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो आपका एरिया हो गया वो आपका 1 मीटर स्क्वायर, यानी कोई चालक तार है और चालक तार की जो लंबाई है 1 मीटर है, और साथ में उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 1 हो जाता है। तो वहां पे होगा क्या, जब हम यहाँ पे रखेंगे कुछ इस तरीके से, रो इज इक्वल टू यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, आपका वो खत्म हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि जब किसी भी चालक तार का प्रतिरोध, या फिर कह सकते हैं जब भी किसी चालक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर और साथ में लंबाई आपका 1 मीटर हो, तब चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि ये विशिष्ट प्रतिरोधकता के बराबर हो जाता है। तो उस चीज को हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, जब
इस चीज को हम लिख दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, आपको चीजें आपकी यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। क्या? जब किसी चालक तार की लंबाई, ऐसे ही आपको भी लिखना है, 1 मीटर व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तब तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। के बराबर होता है, या फिर कह सकते हैं जो प्रतिरोध होता है वही क्या होता है, आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। डेफिनेशन में हमें क्या करना है, ऐसे ही यहाँ पे इस चीज को लिख देना होगा। जब भी हमसे किस चीज के बारे में पूछे कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, आप उसको कुछ इसी तरीके से जो मैंने फॉर्मूले के तौर पे यहाँ पे दिखाया, आप यहाँ पे क्या करिएगा, दिखा दीजिएगा। जिससे क्या होगा, आपका विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, आपका वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या लिखा है, जब किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो, साथ ही में आपकी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो आपका 1 मीटर हो, तो तार का जो प्रतिरोध होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, आपको दे देगा क्या, रेजिस्टेंस दे देगा, एरिया दे देगा और यहाँ पे लंबाई, और फिर आपसे यहाँ पे प्रतिरोध के बारे में पूछ सकता है, या फिर प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब आपको एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उस चीज को यहाँ पे देख लीजिएगा। क्या होता है वो, जो आपका प्रतिरोध होता है, यानी कि जो आपका आर होता है, वो उसको प्रभावित करने वाले आपके पास 4 कारक थे। कौन कौन से? आपका एक था लंबाई, यानी कि पहला जो प्रभावित करने वाला कारक था वो लंबाई। दूसरा जो आपका था वो था आपका क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तीसरा था आपका पदार्थ की प्रकृति, और चौथा जो है आपका वो क्या था, ताप। ये क्या था कि अगर तार की लंबाई ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तार की लंबाई कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है तो रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा था, साथ में टेम्परेचर पे। लेकिन यहाँ पे जो आपका रो होता है, ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा है इसी में का, बस आपका ये ऊपर वाला छोड़ करके, यानी कि ताप, और दूसरा होता है आपका पदार्थ की प्रकृति पे। तो इस चीज को याद रखिएगा। लंबाई से इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी लंबा तार ले लो यानी कि तार आप इसका ये क्या करेगा, रो आपका ये लंबाई पे डिपेंड नहीं करेगा, आपका ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करेगा, ये आपका ताप और पदार्थ पे डिपेंड करेगा, पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करेगा। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीजें याद रखनी है रो के बारे में। अभी इन सब पे क्वेश्चंस तो मैं कल लगवा दूंगा आपको, जिससे क्या होगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्या मैंने विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बताया, क्या कि हम जानते हैं कि जो R प्रोपोर्शनल टू L होता है, साथ में R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, एरिया यानी कि 1/A होता है। जब हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ यहाँ पे ऐड किए हैं तो क्या होगा, R फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन L/A हो गया। जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन आपको हटाएं तो पता है आपको कि एक कांस्टेंट आता है जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से था, जिसको हमने वहां पे रो के नाम से जाना, और यही क्या था, रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। तो करते क्या है, जब किसी चालक तार का जो हम एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर ले ले, और आपका जो लंबाई है वो भी क्या करे, 1 मीटर ले, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो रो के बराबर हो जाएगा। यानी रो का मतलब क्या, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसके बराबर हो जाएगा। मैंने यही सारी चीजें यहाँ पे आपको लिख करके दिखा दी। अब हम क्या करते हैं, हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। वो क्या, अगला टॉपिक उसी से रिलेटेड है, क्या है आपका, देखिएगा ध्यान से।
है आपका, ये कह सकते हैं कि इसी का हमसे यूनिट पूछता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूनिट सारी याद रखनी है, इनको मैं एक दिन बताऊंगा भी कि यूनिट कैसे निकाला जाता है, बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा भी था कब, 2024 में। हमेशा ये सारी चीजें, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से ज्यादा चीजें आपकी पूछी जाती हैं। तो हमें हर चीजों पे यहाँ पे फोकस करना है, पहले समझ लेना है, फिर हमें क्या करना है, उसी चीज को एक दो बार रिपीट करने के बाद आपका समझ में आ जाए। कैसे इसका हम मात्रक निकालेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। रो इज इक्वल टू, होता क्या है यहाँ पे आर, और यहाँ पे आपका ए, और अपान में यहाँ पे एल। बस अब इसी से क्या होगा, आपका ये मात्रक निकल जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि रो का मात्रक, यानी कि प्रतिरोधकता का मात्रक होगा क्या, आर। अब आपको पता है रेजिस्टेंस वहां पे लिखा गया है, तो रेजिस्टेंस का जो कह सकता हूं कि आपका मात्रक होता है वो आपको पता होगा ओम होता है, मैंने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे आर दिख रहा है ये वाला, इसका जो हमें याद है, हम पहले से जानते हैं कि इसका जो यूनिट होती है, इसकी जो मात्रक होती है वो क्या होती है आपका ओम। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डैश लगा के फिर क्या करेंगे, आपको पता है कि एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर में या ऐसी स्क्वायर वर्ग इकाई में हम क्या करते हैं, पता करते हैं, या फिर वर्ग इकाई में वो होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, मान लीजिए मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर, लंबाई जो है यहाँ पे मीटर में अगर तार की होगी तो होगा क्या, यहाँ पे ये वाला एक इससे आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका मात्रक आपको पता चल गया क्या, ओम, और इनटू, इनटू का मतलब मल्टीप्लाई आपका मीटर। तो ये क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमको इसका यूनिट याद रखना है, कुछ इस तरीके से ये आपका यूनिट इसका मिल गया। मैंने क्या क्या बता दिया आपको, किसी भी कोई चालक तार है उसके अंदर प्रतिरोध किन किन फैक्टर्स पे आपका कह सकता हूं कि डिपेंड होता है। तो लंबाई होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, पदार्थ की प्रकृति होती है, साथ ही साथ आपका ताप पे डिपेंड करता है। अगला मैंने विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बताया कि जब किसी चालक तार का जो एरिया होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो आपका 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और जो उसकी लंबाई है वो आपका 1 मीटर हो जाए, तो वहां पे जो आपका चालक तार का प्रतिरोध होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। और यहाँ पे मैंने फॉर्मूले साथ ही साथ मात्रक को भी यहाँ पे डिस्कस आपके साथ कर दिया। नोट में करके क्या लिखा है देखिएगा, लिखा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि एक धातु के अलग अलग लंबाई के दो टुकड़े करने पर उनकी प्रतिरोधकता, यानी कि जो आपकी रेजिस्टिविटी है, विशिष्ट प्रतिरोध है, का मान समान रहता है। मैंने क्या बोला कि अभी मैंने पीछे आपको बताया कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो लंबाई या फिर कह सकता हूं कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं होता है। तो वही है कि तार कोई भी ले लो, कितना भी बड़ा ले लो, एक छोटा ले लो, एक बड़ा ले लो, और उसके बाद क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध उस पे क्या होगा, उससे उसको बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। बस वो क्या किस पे डिपेंड होता है, आपका ताप पे होता है, पदार्थ की प्रकृति पे होता है। मैंने जो चीजें पीछे बताई कि ये लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है, तो लंबाई के दो टुकड़े करने पे, यानी एक तार है उसको बड़ा कर दो, छोटा काट दो, ऐसे दो भाग में डिवाइड कर दो, उससे उसकी प्रतिरोधकता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु प्रतिरोधों का मान भिन्न भिन्न होता है, हाँ वो पड़ेगा। अगर तार क्या हो, छोटा हो, तो छोटा होने का मतलब यहाँ पे L की लंबा मतलब L कितना है, कम है, तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस L कम है तो रेजिस्टेंस भी कम। तार क्या हो, खूब बड़ा हो जाए, यानी कि यहाँ पे लंबाई आपकी कैसी है, बड़ी है, तो रेजिस्टेंस भी आपका बड़ा है। ये मैंने पीछे ही अभी आपको समझा दिया। तो वही बोल रहा था कि प्रतिरोध के मान में अंतर आता है, लेकिन प्रतिरोधकता पे उसका कोई भी असर या फिर कह सकते हैं कोई भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वही चीजें आपको यहाँ पे मैंने नोट में करके लिखाई हैं, याद रखिएगा, नोट वाली सारी चीजें एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब इसको हम देखते हैं पहले, ये आप यहाँ से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं एक एक करके बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। क्या बोला कि किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। होता क्या है, हम अभी यहाँ पे एक एक सारी चीजें आपको बताते हैं। जस्ट एक मिनट।
पहले हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स को क्या करेंगे देख लेते हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, क्या? विद्युत अपघट्य। और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? और तो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, पहले मैं बताता हूँ। आपने सेल देखा होगा कुछ इस तरीके से, आपका जो सेल होता है, सेल ऐसा ही कुछ होता है, और इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से आपका लगा होता है, जिस पे ये आपका पॉजिटिव होता है, ये माइनस होता है। अब याद रखिएगा कि इस सेल के अंदर कह सकता हूं कि कुछ पदार्थ होते हैं जिनको यहाँ पे घोल करके मिलाया जाता है। जैसा कि आपने बैटरी में देखा होगा, जो पानी डाला जाता है, वैसा ही कुछ होता है, इसके अंदर घोल होता है। क्या होगा आपका? इसके अंदर घोल होता है। घोल का मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको जब हम पानी में मिला करके इसके अंदर डालते हैं तो वो आयन के फॉर्म में टूट जाते हैं, और उसी पदार्थ को हम लोग यहाँ पे विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य। अपघट्य का मतलब होता है टूटना। और इसके ये है कैसा सर? इसके अंदर ये घोल है, ये हो गया यहाँ पे क्या? घोल हो जाता, घोल है इसके अंदर। तो वही चीज है कि एक सेल है, तो सेल के अंदर क्या हो आपका? विद्युत अपघट्य मिला हो, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ मिले हो जो कि क्या है आपका, इसके अंदर विद्युत अपघट्य जो है घुला हुआ है पूरी तरीके से। होता क्या है, अगर इसके अंदर ये जो विद्युत अपघट्य है अगर मिला है, अगर ये ज्यादा गाढ़ा है, यानी कि कह सकता हूं इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि पानी की मात्रा कम और विद्युत अपघट्य जो है वो ज्यादा हो, यानी कि ये घोल कैसा हो आपका? ये गाढ़ा हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे होता क्या है, ये इसके अंदर की जो प्रतिरोध होता है, इसके अंदर का जो प्रतिरोध होगा वो कैसा होगा? ज्यादा होगा। यानी कि इसके अंदर अगर गाढ़ापन है, यानी ये विद्युत अपघट्य जो इस सेल के अंदर है वहां पे उपस्थित, अगर उसका क्या हो कह सकता हूं जो नेचर है वो आपका गाढ़ापन का है, तो वहां पे प्रतिरोध आपका ज्यादा होगा। और प्रतिरोध जब ज्यादा होगा तो वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका कम फ्लो होगा, क्योंकि आपने जाना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो करंट होता है आई, इसको एम्पियर में हम जानते हैं, वो प्रतिरोध का बिल्कुल इनवर्स होता है, उल्टा होता है कि करंट तभी फ्लो ज्यादा होगा जब प्रतिरोध कम हो। प्रतिरोध जब ज्यादा होता है तो करंट वहां पे कम फ्लो करती है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जब इसके अंदर विद्युत अपघट्य मिला है, वो गाढ़ापन है इसके अंदर घोल, तो प्रतिरोध आपका यहाँ पे कैसा होगा? वो ज्यादा होगा। और लेकिन कह सकता हूं कि ये जब गाढ़ा नहीं होता, यानी कि कह सकता हूं कम घुला हो, यानी कह सकता हूं एक तरीके से कि पतला घोल है, इसके अंदर जो घोल हो वो कैसा हो? पतला, और ये कैसा है? गाढ़ा घोल हो। यहाँ पे प्रतिरोध आपका ज्यादा, और जब पतला हो जाएगा तो यहाँ पे प्रतिरोध आपका कैसा होगा? कम होगा। तो यहाँ पे पतला घोल कुछ इस तरीके से, जिससे क्या होगा आपका जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध, वो कैसा होगा? आपका कम हो जाता है। तो सेल के अंदर का ये जो विद्युत अपघट्य मिलने के कारण, यानी कि घोल बनने के कारण, ये जो प्रतिरोध आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग आंतरिक प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। यानी कि एक सेल था, सेल के अंदर क्या था? विद्युत अपघट्य घुला हुआ था। अगर गाढ़ापन था तो उसके अंदर क्या था? प्रतिरोध ज्यादा था, तो विद्युत धारा जो है वो आपका कम फ्लो होगा। और सेम इसी तरीके से होता क्या है, जब जो उसके अंदर विद्युत अपघट्य का जो घोल है वो पतला हो, तो यानी उसके अंदर रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका, यानी प्रतिरोध, वो कम होता है, और वहां पे विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित होती है। क्या बोला? यदि सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, अवरोध का मतलब रुकावट, जिस प्रकार से प्रतिरोध के बारे में, यानी इसके अंदर अवरोध उत्पन्न होता है, अवरोध का मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित होने में रुकावट कर रहा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध के नाम से हम यहाँ पे इसको जानते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब अगला क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए, होता क्या है, ये हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब याद रखना है। कौन सा? पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे आते हैं, न्यूमेरिकल्स। आपको पहले क्या करना है? आपको ये चीजें समझ लेनी है, और समझने के बाद फिर हम इसके कह सकता हूं कि जो इसका फॉर्मूला होता है उसको हमें प्रूफ करने के लिए भी मिलता है, इस पे क्वेश्चंस मिलते हैं, इसीलिए इस पे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो हम इस चीज को बिल्कुल आराम से देखते हैं कि क्या और कैसे होता है। पहले मैं आपको यहाँ पे क्या बता देता हूँ, श्रेणी क्रम का मतलब वो बता देता हूँ, और फिर क्या हो आपको मैं यहाँ पे समांतर क्रम के बारे में बता देता हूँ। जैसे मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे कुछ पौधे हैं, कुछ इस तरीके से, ये क्या है? पौधे।
और पौधों को क्या किया जाए, ये कुछ एक कह सकता हूं कि क्रम से यानी कि सीक्वेंस वाइज लाइन से बिल्कुल लगा दिया गया है कुछ इसी प्रकार से। तो ये किस किस क्रम में है, ये कहेंगे कि ये श्रेणी क्रम में है। लेकिन अगर यही पौधे एक यहाँ और एक आपका यहाँ, तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है, कुछ इस प्रकार से समांतर। ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, एक दूसरे के ये सब क्या है, समांतर है। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम तार के अंदर क्या करेंगे, अलग अलग प्रतिरोध लेंगे और उनको हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम और साथ ही साथ समांतर क्रम में ऐड करने का काम करेंगे और फिर देखते हैं कि होता क्या है। तो आइए पहले मैं उस चीज को आपको यहाँ पे बता देता हूं। करेंगे क्या, हम यहाँ पे तीन तीन अलग अलग क्या करेंगे, प्रतिरोध को लेंगे। जैसे एक प्रतिरोध मान लीजिए कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे लेते हैं और इस तरीके से, फिर क्या करेंगे, एक और यहाँ पे लेंगे प्रतिरोध और एक और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रतिरोध को कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा प्रतिरोध का ये पहला सिरा, ये दूसरा इसका, ये पहला इसका, ये दूसरा। हम क्या करेंगे, इन दोनों इनके सिरों को एक दूसरे के साथ आपस में मिला देंगे, कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, इस प्रतिरोध को मैं मान लीजिए R1 से मान लेता हूँ, इस प्रतिरोध को मैं R2 से मान लेता हूँ और इस प्रतिरोध को मैं R3 के नाम से मान लेता हूँ। इसके पहले एक चीज पीछे छूट गया है, वो क्या, कि जो आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध है इसे हम लोग स्मॉल R से दिखाते हैं। ये सिंबल आपका छूट गया था, मैं इस चीज को यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे हमने श्रेणी क्रम में क्या देखा कि अलग अलग आपके रेजिस्टेंस वाले प्रतिरोध, मतलब तार के अलग अलग प्रकार के थे जिसके अंदर प्रतिरोध आपका अलग अलग था, और उनको हम क्या किए, एक सीक्वेंस में यहाँ पे जोड़ देते हैं। और फिर क्या करेंगे, यहीं पे एक यहाँ कुछ इस तरीके से हम इसको एक बैटरी के माध्यम से नीचे जोड़ देते हैं। देखिएगा ध्यान से, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे एक बैटरी लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, और इनको हम एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ देंगे और इसके अंदर आप एक कुंजी लगा दोगे। होगा क्या, यहां से जब ये पॉजिटिव सिरा हो गया, ये माइनस वाला, जब यहां से कुछ इस प्रकार से धारा प्रवाहित होगी, आपका धारा मतलब I, तो क्या होगा, यहाँ पे जाएगा तो भी यहाँ पे I होगा, यहाँ पे भी आपका I और यहाँ पे भी I, यानी कि धारा जो होगी, अगर मान लीजिए यहाँ से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो जब ये सारे प्रतिरोध से होते हुए गुजरेगी तो यहाँ पे भी ये आपका कैसा मिलेगा, 2 एम्पियर का ही मिलेगा। बस एक यहाँ इसका मतलब श्रेणी क्रम में जब हम यहाँ पे कई सारे प्रतिरोध को एक साथ जोड़ते हैं तो जो धारा होती है वो कैसी होती है, समान होती है। तो वही चीज हम यहाँ पे क्या याद रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, धारा कैसी होगी, समान। बस यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि इसके अंदर जो धारा के साथ साथ जो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग है, जब ये यहाँ पे धारा जाती है तो ये इसके साथ मिल जाता है और ये बिल्कुल बाहर भी वैसे ही सेम निकलता है, लेकिन प्रतिरोध अलग अलग होने के कारण इसका जो विभवांतर होता है, विभव कह सकता हूँ कि विभवांतर होगा, वो क्या होगा, आपका बिल्कुल अलग अलग होगा। तो यानी श्रेणी क्रम में हमें एक चीज याद रखनी है कि धारा समान होती है जबकि विभवांतर आपका क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे विभवांतर आपका कैसा होगा, असमान। सेम इसी का उल्टा किसमें होगा, हमारे समांतर क्रम के संयोजन में। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अलग अलग क्या करेंगे, प्रतिरोध ले लेंगे और फिर हम उनको एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। किस प्रकार से, देखिएगा, हम क्या करें, इसके यहाँ पे बिंदु और इसको कुछ इस तरीके से, इसको इस तरीके से, सेम ऐसे ही यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, इसको हम क्या किए, 2 बिंदुओं पे हम जोड़ दिए और इसको हम फिर उसी तरीके से नीचे क्या करेंगे, बैटरी के बाद हम इन सारी चीजों को ऐसे कुछ इस तरीके से कुंजी लगा करके जब जोड़ देते हैं तो होता क्या है, जब इसके अंदर से धारा प्रवाहित होगी, धारा क्या, I, जब ये धारा इसके पास जाएगी तो कुछ इस तरीके से ये धारा इसमें कह सकता हूं कि इसमें फ्लो होने लगेगी, इस फ्लो में, इसमें, यानी कि ये बट जाता है। तो जब बट जाएगा तो इसके अंदर क्या बन जाता है, I1, ये हो जाएगा क्या आपका I2 और सेम यहाँ पे I3, यानी कि यहाँ पे धारा कैसी हो गई, असमान हो गई, और जो यहाँ पे जो विभवांतर होता है वो बिल्कुल आपका समान होता है। तो ये चीजें अभी फिलहाल में आपको याद रखना है कि हम यहाँ पे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में आपका धारा समान होती है जबकि विभवांतर आपका अलग होता है, और जब आप समांतर क्रम में यही करते हो तो आपका जो कह सकता हूं कि धारा असमान हो जाएगी
और आपका विभवांतर यहाँ पे बिल्कुल सेम होता है। तो हम यहाँ तक सारी चीजों को समझ गए। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। पहले हम श्रेणी क्रम के बारे में जानेंगे और फिर हम यहाँ पे समांतर क्रम के बारे में जानेंगे। आइए देखिएगा, पहले क्या आपको लिखा गया यहाँ पे श्रेणी क्रम, यानी कि प्रतिरोधों को हम क्या करें श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो होता क्या है, देखिएगा ध्यान से। आप जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो लिखा है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार के सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है। जो चीजें मैंने पहले ही बताई वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। हम यहाँ पे छोटा सा फिगर बना देते हैं जो कि कुछ इस तरीके से आपका होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, बैटरी के थ्रू जोड़ देते हैं। यहाँ पे ऐसे ये आपका जुड़ गया और यहाँ पे एक आप कुंजी लगा दो। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसके अंदर जो धारा जाएगी वो कैसी होगी, आई। सेम जब बाहर भी निकलेगी तो आपकी धारा कैसी, आई होगी। यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, ये हो गया आपका R3। अब इसके अंदर जो विभवांतर होगा वो होगा विभवांतर आपका क्या, V1, इसके अंदर आपका विभवांतर V2, इसके अंदर V3। होता क्या है, फॉर्मूला इसका हम यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे। यहाँ का जो कह सकता हूं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। तुल्य का मतलब कुल प्रतिरोध कितना है, तुल्य प्रतिरोध। होता क्या है, इन तीनों को हम लोग कुछ इस प्रकार से जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 और प्लस R3। जब आप इसको जोड़ देते हो तो होता क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम में जब इस प्रकार से दिख जाए तो यही क्या है आपका, यही है यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध का मान। यानी कि अगर हमें 3 प्रतिरोध दे दिए जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे 5 ओम, 7 ओम और यहाँ पे कह सकता हूँ 3 ओम, तो जब हम 5, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका टोटल जो प्रतिरोध आ जाएगा वो आपका 10 ओम आ जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम में। अब इस चीज को हम करते कैसे हैं, आइए इस चीज को हम एक एक करके देखते हैं और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने का मतलब हम इसका निगमन करेंगे। यहाँ पे चलिए एक एक करके हम करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक अलग स्लाइड ले रहा और बताता हूँ। जैसे हमें क्या इसमें पता नहीं है, हमें श्रेणी क्रम में आई का मान पता है कि आई जो है वो आपका बिल्कुल सेम होगा और जो रेजिस्टेंस है वो कैसी है, R1 है, R2 है, R3 है। तो होता क्या है, हम जब पहले वाले यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जब हम पहला वाला रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो इसके लिए हम विभवांतर की वैल्यू क्या लिखेंगे, आपको पता है कि आप पढ़े होंगे R इज इक्वल टू V/I, कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा। तो अगर जब मैं बात करूं कि विभवांतर यहाँ पे अगर मैं पहले वाले विभवांतर को पता करना चाहूं तो ये I का यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से R इज इक्वल टू V/I आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे सेम वही चीजें हम क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। तो आइए देखिए एक एक करके कैसे। सिंपल सा, R इज इक्वल टू V/I हमने पहले ही जाना है ये चीजें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा इसी पे हम क्या करेंगे, विभवांतर, पहले वाले विभवांतर, दूसरे वाले विभवांतर, तीसरे वाले विभवांतर को हम लोग पता करेंगे और फिर हम उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और फिर वहां से क्या होगा, आपका ये प्रूफ हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अगर हम फर्स्ट विभवांतर को निकालना चाहें, किस पे सर, जब वहां का प्रतिरोध आपका R1 था तो वहां पे धारा और कैसे होगा, ये कुछ इस तरीके से। पहला ये जो विभवांतर हमारा कैसे मिलेगा, I कैपिटल लिख दे रहा और यहाँ पे R1। कैसे पता कि रेजिस्टेंस हमारा R1 था, विभवांतर V1 था, धारा समान बह रही थी, इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे क्या हुआ, ये IR1 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब आगे क्या है, हम जब यहाँ पे दूसरा विभवांतर निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, I तो सेम ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका R2। सेम इसी तरीके से ये तीसरा वाला हो गया और ये हो गया I और ये हो गया आपका R3। होता क्या है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड और ये हो गया आपका थर्ड। मैं कर क्या रहा, यहाँ पे मैं इसका निगमन कर रहा, यानी कि ये फॉर्मूला कैसे आया उस चीज को मैं यहाँ पे प्रूफ कर रहा। तो यहाँ पे ऐसे ही करते आपको क्या करना है, हम लिखेंगे कैसे, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में ये लिख देंगे, इसके बाद तुल्य प्रतिरोध, फिर ये फिगर बना देंगे, फिर क्या हम लिखेंगे, निगमन। जैसे ही निगमन और निगमन के सामने हम क्या लिखेंगे, दिए गए चित्र में, इस चित्र में
तीन प्रतिरोधों को जो कि आपका R1, R2, R3 है, इनको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, जिसके बाद इसमें जो विद्युत धारा है वो एक समान प्रवाहित हो रही है और इसके अंदर का जो विभवांतर है वो अलग अलग है, जो कि V1, V2 और V3 है। और फिर यहाँ पे यही सारी चीजें मैं जो बोला वो आपको यहाँ निगमन के सामने लिखना है। और फिर आपको कुछ इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 प्लस 2 और प्लस आपका 3। मैंने अभी जैसे किया पीछे कि इधर वाला पक्ष आपका एक तरफ हो जाएगा, कैसे, जस्ट एक मिनट, यहाँ पे हम यहाँ पे तीनों के विभवांतर को एक एक करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जैसे ही क्या होगा, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका विभवांतर 1 प्लस विभवांतर 2 प्लस आपका विभवांतर 3 इज इक्वल टू क्या, IR1 IR2 और प्लस का IR3। होता क्या, अगर मैं बात करूं कि इस पूरे जो हमारे ये जितने भी ये श्रेणी क्रम में थे, इसके अंदर हमें तो ये पता था कि धारा का मान कितना होगा, लेकिन जब अगर मैं पूछूं कि इसमें कुल विभवांतर कितना होगा, तो ये तो आपको V1, V2, V3 मिल रहा, तो हम यहाँ पे कुल विभवांतर की जगह क्या लिख सकते हैं, केवल V आपका लिख सकते हैं। तो होगा क्या है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करूं कुल विभवांतर की, तो होगा क्या, वो कुल विभवांतर वो आपका हो जाएगा टोटल, इसकी जगह पे आपका V, यानी कि V1, V2, V3 की जगह पे आपका क्या V, और इस इज इक्वल टू आपका क्या था, IR1 प्लस IR2 और प्लस IR3। आपको एक चीज यहाँ पे दिख रही होगी जो कि कॉमन है, क्या, I, और यहाँ पे जब ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। करेंगे क्या, इसको इसके अपॉन में लेके आएंगे, V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस का R3। आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I, यानी कि फिर मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं R, और ये क्या हो गया आपका R1 प्लस R2 प्लस आपका R3, जो कि क्या हुआ आपका तुल्य प्रतिरोध। तो इस प्रकार से आपका ये क्या हुआ, पूरी तरीके से हमारा कह सकता हूं कि निकल गया। कैसे, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जब हम श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को कुछ इस प्रकार से जोड़ते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, और इसमें क्या होती है, धारा आपकी बिल्कुल एक समान बहती है। और यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मैंने यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया। इसके बाद मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे इसको निगमन करने के, यानी कि इस फॉर्मूले को कैसे ये आया, इस चीज को मैं प्रूफ करने गया, तो मुझे पता चला कि इसके अंदर का जो विभवांतर है वो बिल्कुल अलग अलग है। कौन कौन से, V1, V2 और V3। तो मैंने क्या किया, निगमन के सामने मैं क्या लिखूंगा, दिए गए चित्र में तीन अलग अलग प्रतिरोध R1, R2, R3 कह सकता हूं कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिसके अंतर्गत धारा एक समान बह रही, जबकि उसके अंदर विभवांतर या फिर कह सकते हैं जो विभवांतर है वो अलग अलग हैं, जो कि V1, V2 और V3 है। इतना लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, V1 की यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, जो कि क्या होगा IR1, V2 का सेम IR2 और V3 का क्या होगा आपका IR3। मैंने क्या किया, कुल इन सबको जोड़ दिया, और इसके बाद मैंने इसका कुल विभवांतर जब निकाला तो हो गया V इज इक्वल टू IR1 IR2 प्लस IR3। मैंने वहां से I कॉमन किया, इसके अपॉन में लाया, और यहाँ पे ये आपका टोटल पूरा आपका रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको तीन कह सकता हूं कि तीन आपको प्रतिरोध दिए जाएंगे, और उसमें आपको धारा का मान बता सकता है। जैसे भी क्वेश्चंस बनेंगे मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दो में से श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में से एक जरूर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में बनते हैं, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। मैंने जिस प्रकार से श्रेणी क्रम को आपको समझाया, सेम ऐसे ही मैं आपको समांतर क्रम के बारे में भी बता देता हूं। होता क्या है, बिल्कुल सेम वैसे ही लिखना है। क्या, देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा है यहाँ पे कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से जोड़े जाते हैं कि वो उनका पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। कैसे, यहाँ पे हम तीन प्रतिरोध, अब याद रखिएगा कि हम केवल दो, केवल तीन
केवल 4 इतने प्रतिरोध नहीं, कई सारे प्रतिरोध को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं, वो भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। तो इस चीज को हम क्या बोल रहा कि एक यहाँ पे हम जो प्रतिरोध लेंगे वो किसी एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, हम ऐसे ही इस चीज को भी बनाएंगे। ये भी इस बिंदु से मिल गया और ये भी क्या हुआ, इस बिंदु से। एक और बना देते हैं, उनको भी क्या करेंगे, इसी से हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। ये दोनों बिंदु से मिल गए, इनको हम क्या करें, बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। और ये हो गया आपका कुंजी। और आपको पता है कि इसके अंदर ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R3। इसके अलावा यहाँ पे धारा I तो जरूर बहती है, बट यहाँ पे जैसे ही ये जाएगा I1 हो जाता है, यहाँ पे आपका I2 हो जाता है और यहाँ पे I3 हो जाता है। जबकि इसके अंदर का जो भी विभवांतर होता है वो कैसा होता है आपका, बिल्कुल कह सकते हैं एक तरीके से कि बिल्कुल आपका कैसा होता है, सेम होता है। तो वही चीजें यहाँ पे लिखिए कि इनको जब हम जोड़ते हैं तो पहला सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। R1 का पहला सिरा पहले इस वाले बिंदु से जुड़ा था, वो वहां पे। वही चीजें इस प्रकार में सभी प्रतिरोधों के बीच का जो विभवांतर होता है वो कैसा होता है, समान होता है। एमसीक्यू में पूछेगा कि समांतर क्रम में निम्न में से विभवांतर किस प्रकार से होता है, समान होता है, असमान होता है, परिवर्तित होता है, अपरिवर्तित होता है। तो आपको याद रखना है कि समान होता है, वो ऐसे हम यहाँ पे कर देते हैं। अब हम बात करें इसके अंदर के जो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी कि कुल रेजिस्टेंस होगा, वो कितना होगा, 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस 1/R3। और ये आपका फॉर्मूला है, इसको प्रूफ हमें करके दिखाना है। कैसे करेंगे सर, आइए उस चीज के लिए हम यहाँ पे एक और स्लाइड ऐड करके आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से ये प्रूफ होता है। बिल्कुल सिंपल सा है। हम क्या लिखेंगे, ऊपर निगमन, ऐसे जिस प्रकार से हम यहाँ पे निगमन लिखे थे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे लिखेंगे निगमन। और इसके आगे क्या लिखेंगे, दिए गए चित्र में तीन अलग अलग प्रतिरोध हैं जो कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जो R1, R2, R3 है, जिसके अंदर धारा असमान रूप से प्रवाहित हो रही, जो कि I1, I2 और I3 है। और इसके अंदर का विभवांतर एक समान है, जो कि V है। और यहाँ पे हम नीचे अपना इसके बाद प्रूफ करने जाएंगे। जैसे हमने वहां पे V हमें पता नहीं था तो V1, V2, V3 किए थे, यहाँ पे हमें I नहीं पता है तो हम I1, I2 और I3 करेंगे। जैसे आपने पहले ही देखा है R इज इक्वल टू होता है V/I, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V/R। और इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। कैसे, आइए देखिएगा। जब हम इसके अंदर, ये फिगर आपको दिख रहा होगा पहले वाले, यहाँ पहला वाला रेजिस्टेंस के अंदर अगर हम धारा के बारे में बात करें कि धारा को हम पता करेंगे तो कैसे लिखेंगे, I1 ऐसे लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका V/R1, यही होगा। अगर मैं बात करूं I2 के बारे में तो वो कैसा हो जाएगा आपका, V/R2 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं I3 के बारे में तो वो हो जाएगा V/R3। अगर ऐसे आगे और होता तो हम ऐसे लिख लेते हैं। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया आपका थर्ड। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी क्या, कि मैंने किस तरीके से इस चीज को लिखा है। ये हो गया आपका 3 समीकरण। इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस का हो जाएगा 3, होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा I1 प्लस आपका I2 प्लस आपका I3 इज इक्वल टू क्या आपका V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस इतना करने के बाद होगा क्या आपका, हम यहाँ पे कुल जो धारा बहेगी उसके अंदर हम उसका वैल्यू पता करेंगे। कैसे, सेम बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने वहां पे विभवांतर को प्राप्त किया। तो लिखेंगे कुल धारा, उसको मैं क्या मान ले रहा, I मान ले रहा, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू मैं I मान ले रहा, यानी कि ये कुल धारा है। तो करेंगे क्या, इसके सामने जो लिखा गया है उसको हम बिल्कुल सेम ऐसे ही नोट कर देंगे। क्या, V/, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा आपका V/R3। तो आपको एक चीज यहाँ पे दिख रही होगी क्या, V सब में आपका कॉमन है, तो हम इसको क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा
R1 मतलब कि 1/R1 हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे हम यहाँ पे लिख देंगे। और क्या करें, इस v को इसके नीचे ला सकते हैं, या फिर आप जानते हो कि कैसे, I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। आप इस चीज को यहाँ पे जानते होंगे, तो हम क्या करेंगे, I की जगह आपका V/R रख देंगे। इसको मैं साइड में लिख देता हूं, जिससे क्या हो आपको याद रहे। ये आपको याद रखना है। याद क्या है, ऐसे आपको पता होना चाहिए, ताकि आप बाद में इस चीज को भूलो नहीं। तो हो गया क्या, यहाँ पे इसकी जगह पे हम लिख देंगे V/R इज इक्वल टू V, और यहाँ पे I/R1 प्लस I/R2, और यहाँ पे प्लस I/R3। V से भी ये ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और ये क्या हुआ, आपका प्रूफ हो गया, जो मैंने अभी आपको तुल्य प्रतिरोध बताया। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें समझ में आई। मैं एक बार सारी चीजों को दोबारा से रिपीट कर रहा, जिससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है कि समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों को कुछ इस प्रकार से जोड़ते हैं कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से क्या हो, आपका जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से क्या हो कि इसके अंदर जो विभवांतर होता है वो आपका कैसा होता है, बिल्कुल समान होता है, जबकि धारा आपकी असमान बहती है। मैंने कुछ इस प्रकार से आपको फिगर और ये फॉर्मूला, इसके बाद मैंने निगमन में क्या बताया कि आपको लिखना होगा कि दिए गए चित्र में तीन असमान या फिर तीन भिन्न भिन्न या अलग अलग आपका प्रतिरोध लेते हैं, जो कि आपका R1, R2, R3 है, जिसके अंदर धारा आपका I1, I2 और I3 बह रही थी, और इसके अंदर जो विभवांतर वो एक समान है। I1 निकाला, I2 निकाला, I3 निकाला, तीनों को जोड़ा। इसके बाद मैंने कुल कह सकता हूं कि कुल धारा के बारे में, कुल धारा को यहाँ पे निकाला और सबको जोड़ दिया, और कुछ इस प्रकार से कॉमन करके I इज इक्वल टू V/R करके यहाँ पे ये आपका जो फॉर्मूला था, इसको पूरी तरीके से मैंने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कैसे होगा उस चीज के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। इससे पहले कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं, देखिएगा ध्यान से। क्या लिखा गया है कि यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित करते हैं। ये मैंने पहले ही बताया, जबकि प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर कैसा होता है, सेम होता है। अतः प्रतिरोध टूट जाए तो भी परिपथ खुलता नहीं है और प्रतिरोधों में धारा प्रवाहित होती रहती है। क्या हुआ इसका मतलब, आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे, आप जो घरों में दिवाली पे झालर का यूज करते हैं, उसके अंदर कई सारे तार पाए जाते हैं। वो कैसे होते हैं, कुछ ऐसे भी आपको झालर मिलेंगे जिनमें अगर एक आपका जो कह सकता हूँ एक जो बल्ब होता है, अगर वो फ्यूज हो जाता है तो उसकी वजह से आपका सारा बल्ब फ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था कुछ इस तरीके से। मैं अभी आपको ये बता दे रहा कैसे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पे आपका एक ऐसे कुछ जुड़ा था, फिर इसके अंदर कुछ इस तरीके से वो आपका जुड़ा था। जैसे इसमें धारा क्या, आई प्रवाहित हो रही थी, आई प्रवाहित हुई, मान लीजिए कि ये वाला आपका बल्ब किसी तरीके से आपका फ्यूज हो गया, तो फ्यूज होने के बाद क्या होगा, ये धारा आगे आपकी प्रवाहित नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पूरा जो झालर होता है ये आपका पूरी तरीके से नहीं जलता है। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है कि विद्युत धारा आपकी अलग अलग तरीके से बहती है। मान लीजिए एक यहाँ पे कुछ आपका बल्ब जैसा लगा है, और फिर आपका कुछ इस तरीके से, और फिर आपका ऐसे, तो ऐसे कुछ ये होंगे, ऐसे ही कुछ जुड़ा होगा, और इसके अंदर क्या होगा, अलग अलग धारा बहेगी। यहाँ से तो धारा आपकी I1 ही आएगी, I आएगी, लेकिन इसके अंदर I1, इसके अंदर I2, इसके अंदर I3 बहेगी। तो अगर ये वाला बल्ब किसी तरीके से फ्यूज हो जाता है, फिर भी क्या होगा, ये जो आपका विद्युत है वो इस वाले में फ्लो होगा, तो तब भी वो क्या होता है, जलता रहता है। यानी कि जो महंगा झालर जो आपका होगा वो अब किस में जुड़ा होता है, वो आपका समांतर क्रम में जुड़ा होगा, जबकि जो सस्ता वाला होता है वो आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है और जल्द ही क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। तो वही चीजें आपको यहाँ पे लिखी गई हैं, वही यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि क्या बोल रहा है। ये लिखा है कि समांतर में सभी प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न धाराएं बहती हैं, जबकि विभवांतर एक समान होता है। अतः प्रतिरोध टूट भी जाए तो परिपथ नहीं खुलता, अन्य
प्रतिरोधों में धारा प्रवाहित होती रहती है, घरों में होने वाले बिजली की फिटिंग, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद क्या है, विद्युत ऊर्जा। अब यहाँ से आपको 3-4 टॉपिक्स और बचे हैं, इसके बाद क्या होगा, ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम इसको देखते हैं। 1 मिनट आप रुक जाइएगा। देखिएगा ध्यान से, ये विद्युत ऊर्जा होता क्या है, एक एक करके हम इन सारी चीजों के बारे में भी पढ़ लेंगे, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। क्या बोला, किसी चालक में, चालक का मतलब कोई तार होगा, कोई कंडक्टर होगा, आवेश जो प्रवाहित होता है, यानी कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, या फिर कह सकते हैं जो आपका आवेश यानी चार्ज प्रवाहित होता है, उसमें क्या होगा, जैसे तार के अंदर आपका कह सकता हूं कि आवेश इधर से उधर गति कर रहे हैं, और गति करने से होता क्या, उनके अंदर उष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि उष्मा उत्पन्न होती है, जिससे क्या होगा, ऊर्जा आपका क्या होता है, व्यय होता है, या फिर ऊर्जा कह सकता हूं कि बाहर निर्मुक्त होती है, निकलती है, या फिर कह सकते हैं एक प्रकार से ऊर्जा जो होती है वो आपका नष्ट होती है। नष्ट का मतलब नहीं, वो व्यय होती है। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो क्या लिखा है, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होते हैं, और उससे क्या होता है, ऊर्जा हमारी क्या होती है, व्यय होती है, और ऊर्जा व्यय होने को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। बोला कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर कैसा हो, भी आवेश q कूलाम हो, तो चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसे क्या कहते हैं, ले जाने में किया गया कार्य, या फिर कह सकते हैं कि व्यय ऊर्जा। क्या है, क्या लिखा है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी वोल्ट हो, आवेश 1 कूलाम हो, तो चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य। एक ऐसा ये कुछ आपका तार है, और तार के अंदर मान लीजिए 1 कूलाम है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से 1 कूलाम आवेश है, और हम करते क्या है यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से, ये आपका मान लीजिए कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे 1 कूलम आपका आवेश है, ये इधर फ्लो होंगे, ठीक है, और इसके अंदर आवेश आपका क्या होगा, इधर उधर आपका क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक इधर लेके भी जाएंगे तो क्या होगा, कार्य होगा, और इस कार्य को भी हम, कार्य करने में भी क्या होगी, ऊर्जा आपकी व्यय होगी, और इसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कि किया गया कार्य या फिर व्यय ऊर्जा, दोनों क्या होगी, दोनों को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लिखा क्या है कि 1 कूलम आवेश को हम लोग इधर से उधर ले जाने में जो किया गया कार्य है, वो भी क्या होगी, आपका विद्युत ऊर्जा कहलाएगी। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन तो छोटी सी है, आप इसको याद भी रख सकते हो कि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है, उसी को हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और यदि किसी चालक में क्या हो, चालक के बीच का विभवांतर भी हो, यानी उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर भी हो, उसके अंदर 1 कूलम आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, उसी को हम लोग विद्युत ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और इसी कार्य कह सकते हो, यानी कि कार्य को हम लोग W से दिखाते हैं, और व्यय ऊर्जा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूला होता क्या है। यहाँ पे जो कार्य होगा, यानी कि जो आप कार्य को हम लोग W से दिखाते हैं, वो होता है आपका VQ। ये आपको याद रखना है। ये हो गया कुछ इस तरीके से VQ, और यहाँ पे क्या है, ये V क्या आपका विभवांतर है, और Q क्या है आपका, यहाँ पे Q आपका आवेश है। मैंने क्या डेफिनेशन बोली, एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी चालक में विद्युत आवेश को यहाँ से वहां प्रवाहित होने में, या विद्युत आवेश के प्रवाहित होने में जो ऊर्जा व्यय होती है, उसी को हम लोग विद्युत ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यदि कोई कह सकता हूँ कि चालक तार है, उसके सिरों पे जो विभवांतर है वो आपका V वोल्ट हो, और आवेश 1 कूलम हो, तो 1 कूलम को यहाँ से वहां ले जाने में, एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच अब लेके जा रहा, तो कार्य तो होगा, और कार्य होगा तो उसके अंदर एनर्जी भी क्या होगी, यानी ऊर्जा जो होगी वो आपका व्यय होगा, और व्यय का मतलब ऊर्जा आपकी लगेगी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग विद्युत ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हुआ, V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू V और Q। यहाँ पे आपको ये लिख दिया गया। इसके अलावा आप एक और चीज जानते हो क्या, फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हो, Q इज इक्वल टू IT। आपने ये फॉर्मूला पहले ही पढ़ा है। यहाँ पे जब Q इज इक्वल टू IT है, तो क्या हम Q की जगह पे यहाँ पे IT रख सकते हैं? हाँ, यहाँ पे बिल्कुल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, IT को रख सकते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, क्या देखिएगा ध्यान से। तो W
और हम क्या करेंगे, यहाँ पे V को V लिख देंगे और Q की जगह पे हम ये IT, आपने पढ़ा होगा पहले ही, मैंने आवेश वाला जब पढ़ाया, विद्युत धारा जब मैंने पढ़ाया तो वहां पे मैंने क्या बताया था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो टी को हमने क्या किया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो क्या गया आपका, Q इज इक्वल टू आई टी। तो यहाँ पे मैंने Q की जगह आई टी आपका यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि विद्युत ऊर्जा में हमें क्या बताना है, धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताओ, और उसका फॉर्मूला जो है तो क्या होता है, W इज इक्वल टू वी आई टी। और बोलेगा कि जब विभवांतर और आवेश के बीच संबंध बताना है और कार्य विद्युत ऊर्जा क्या है, तो उस चीज के बारे में अगर जब हमें बताना पड़े तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू वी और Q। अब हम क्या करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हम जानते हैं जिसके मदद से हम क्या करेंगे, अलग अलग फॉर्मूले बनाना। हमने यहाँ पे Q को एक्सचेंज करके IT यहाँ पे लिख दिया, इस Q को बदला है, यहाँ पे IT लिख दिया। हम यहाँ पे V के बारे में भी तो जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो यहाँ पे ये आपका I हो गया। तो V की बात करें तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR भी हम लिख सकते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे W की जगह पे क्या लिखेंगे, V की जगह पे आपका IR लिखेंगे, और I और एक I पहले से था तो वो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका I स्क्वायर R और T। तो एक और आपने यहाँ पे फॉर्मूला देख लिया कि क्या हो गया, पहला V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू वी क्यू, यानी कि विभवांतर और आवेश के बीच संबंध। इसमें क्या, विभवांतर और धारा के बीच संबंध। यहाँ पे आपका कह सकता हूं कि प्रतिरोध और धारा के बीच संबंध हो गया। मैंने क्या किया, बस सिंपल सा एक बार Q के बारे में पता था कि Q इज इक्वल टू आई टी होता है तो मैंने आई टी रख दिया। V इज इक्वल टू हमें पता था कि क्या होता है, आई आर होता है, तो मैंने V इज इक्वल टू आई आर रख दिया, तो आई स्क्वायर आर टी हो गया। ये तीन फॉर्मूले मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए। और इसके अंदर एक और आपका फॉर्मूला आता है, उस चीज को भी देख लीजिए। क्या, मैंने यहाँ पे V को चेंज कर दिया, Q को चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पे I के बारे में भी जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है। अगर मैं बात करूं I को यहाँ ले जाऊं तो V अपान R होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आया क्या है आपका, पीछे पीछे आपका है W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आपका कुछ इस तरीके से फॉर्मूले में आया है, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो हम क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपान R। हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I की जगह पे V का स्क्वायर R का स्क्वायर, यानी कि V स्क्वायर R स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई R और यहाँ पे T। तो यहाँ पे R तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू आपका क्या मिलेगा, V स्क्वायर अपान R, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका T। ये भी एक आपका फॉर्मूला मिल गया, यानी कि विद्युत ऊर्जा के हमें 4 फॉर्मूले यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन चारों फॉर्मूले को यहाँ पे एक जगह पे नोट करके कर देते हैं, जिससे क्या होगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिएगा ध्यान से, लिख दे रहा मैं यहीं पे, क्या W यानी कि विद्युत ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है, एक होता है V Q, एक क्या होता है V I T, एक क्या होता है I स्क्वायर आर टी, और एक क्या होता है आपका V स्क्वायर टी अपान आर। ये इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। हमें चारों फॉर्मूलों को याद रखना है, सब पे सवाल लगता है, सबके बीच संबंध पूछेगा। ये किसके किसके बीच, V Q किसके बीच संबंध बता रहा, विभवांतर और आवेश को। ये किसके बीच, धारा और विभवांतर को। ये प्रतिरोध और धारा को, यहाँ पे विभवांतर और प्रतिरोध को। तो ये आपको यहाँ पे विद्युत ऊर्जा के बारे में याद रखनी है कि किसी भी चालक तार में क्या हो, विद्युत आवेश प्रवाहित होती है तो उसमें कुछ ऊर्जा लगेगी, कुछ कह सकता हूँ कि ऊर्जा लगती है, और आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या होता है, कार्य भी किया जाता है और ऊर्जा भी व्यय होती है। इसी को हम लोग विद्युत ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो ये आपका 4 फॉर्मूले यहाँ पे हो जाते हैं। आगे क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, छोटा सा है, एक ही चीज याद इसमें रखनी है, क्या, वो भी देखिएगा ध्यान से। एक याद रख लेना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या, यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कैसा हो, 1 वोल्ट हो, और इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। सिंपल सा, एक पॉइंट यहाँ पे ए है और दूसरा यहाँ पे बी है, इनके बीच का विभवांतर 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ले करके इधर आए तो इनके बीच कुछ ना कुछ कार्य हुआ होगा W, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कैसा हो, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरी जगह ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। यह कार्य व ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। ये पॉइंट यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना है कि कार्य और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतना। बस आपका सिंपल सा काम खत्म। इसके पीछे जूल लिखा गया, क्यों, क्योंकि जूल क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है। सेम इसी तरीके से इसका भी मात्रक, इन सब का मात्रक क्या आएगा, जूल आएगा। तो यानी कि विद्युत ऊर्जा का भी मात्रक जूल हो जाता है। इसका मात्रक मैं यहीं पे लिख दे रहा, क्या, विद्युत ऊर्जा का मात्रक, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा, काम हो रहा, तो का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यहाँ 1.6 × 10⁻⁻19 जूल हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बचेगा तो बस वहां पे आपका कूलम होगा। आगे जो है वो आपका क्या आ गया, आपका हो गया चालक में उत्पन्न उष्मा। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, अब बचा हुआ जितना भी है ये आपका, इसको मैं क्या करूंगा, आपको थोड़ा सा, कितना ही स्लाइड बचा है, टोटल 8 स्लाइड बचे हैं। इस चीज को मैं क्या करूंगा, आगे आपको कल बता दूंगा, जिसके बाद क्या होगा, और फिर मैं साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और ये आपका पूरी तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे क्या होगी, सबकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से और बेहतर तरीके से हो जाएगी। धन्यवाद।